नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी तड़का में। मैं हूं आपके साथ ज्योति संघवान। सियासी तड़का में हम आपको हफ्ते भर के सियासी उठापटक से लेकर बयानबाजी और हलचल से मुखातिब कराते हैं। तो इस बार आपको दिखाते हैं कैसे इन दिनों सियासी वार पलटवार ने सियासी तड़का लगाने का काम किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सियासी तड़का। हरियाणा में गठबंधन से लेकर कांग्रेस संगठन चौटाला परिवार की बयानबाजी के बीच उचाना भी सियासत के केंद्र में नजर आ रहा है। इसी बीच इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ा बयान दिया, जहां वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला को निशाने पर लिया तो एक ऐलान भी कर डाला। और ऐलान ये कि इनेलो अपने सीएम पद के उम्मीदवार को उचाना से उतारेगी। उचाना से इनेलो का जो भी विधायक होगा वो हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आता है, उचाना मेरा हल्का है। दुष्यंत कहता है मेरा हल्का है। दोनों कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों थारे से ठगी मारे हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलके कह तेरा दाव नहीं लगा तो मेरा लग जान नहीं। ये दाव लगाना चाहते हैं। उचाना वालों का तो एक ही फैसला था, जब नरवाना रिजर्व हो गया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उचाना के वर्कर इकट्ठे होकर के गए थे। जाके कहने लगे कि तू हमारे यहां से फार्म भर। चौटाला साहब ने पूछा कि मैं उचाना से क्यों फार्म भरूं? कहने लगे हमें तो मुख्यमंत्री चाहिए। नरवाना हमारे पड़ोस में, हमने देख ली, बहुत मौज है। चौटाला साहब ने फार्म भरा, तुमने एमएलए बना दिया, चलो सरकार नहीं बनी। तुम एमएलए बनाना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो। एक तो मुख्यमंत्री के नाम पर तुम्हें ठग ले गया, नहीं ठग ले गया? अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला जब चुनाव आएगा तुम्हारे यहां से ऐसा उम्मीदवार दूंगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। वीरेंद्र सिंह बार बार जेजेपी, अजय चौटाला परिवार, दुष्यंत चौटाला पर जुबानी वार कर रही है। एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह ने गठबंधन को लेकर निशाना साधा है और कहा कि किस बात का गठबंधन, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। जेजेपी के साथ रहने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जेजेपी के पास वोट नहीं बचा है। नहीं, लोकसभा भी और वो दूसरा भी बिना गठबंधन किस बात का? या तो ये हो भाई आपके पल्ले वोट नहीं, या आपने 10 की 10 सीटें लोकसभा की नहीं जीती हो, और वो भी अच्छे मार्जिन से। एक सीट रोहतक को छोड़ के जहाँ 6-6.5 हजार का मार्जिन था, बाकी तो लाखों में जीत हुई है। और दो तो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं, फरीदाबाद और पानीपत। तो इससे बड़ी बात फिर आप ये पूछो कि जी गठबंधन, गठबंधन का तो सवाल तब होता है जब आपको कहीं ये लगता है कि गठबंधन से आपको लाभ होगा। अब 10 सीटें हैं हरियाणा में, गठबंधन कर लोगे तो 11 तो नहीं हो सकती। गठबंधन कर लोगे तो आपको हो सकता है 2 सीटें 3 सीटें किसी को देनी पड़े। फायदा तो होगा सर, जेजेपी को वोट मिल जाएंगे। जेजेपी के वोट तो जेजेपी के पास है ही नहीं वोट। जेजेपी को जो वोट मिला था वो वोट दो तरह का था। एक तो ये कि एक समाज का एक अंग, अब आप कहोगे जाति, वो मैं बोलता नहीं, आपको भी पता, सबको पता है, वो भाजपा को चुनाव में हराना चाहता था। और उनका ये भी मत था कि एक 6 फुट से ऊपर का जवान है, हो सकता है उसमें कहीं कोई हराने की क्षमता ज़्यादा हो। तो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी को छोड़ के वो ज़्यादा लंबे के साथ लग गए। तो ये यानी वोट नहीं था वो। आज वो वोट जो है, क्योंकि गठबंधन का मतलब तो यही हुआ ना कि जो उनको वोट मिला है वो कुछ बीजेपी को भी दिलवाए। अगर गठबंधन है, आज उनके पास नहीं है तो बीजेपी को कहां से दिलवाएंगे? जैसे आपको लगता है कि आज गठबंधन सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए? कोई चुनौती नहीं है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। वैसे देश में
एनडीए को रिवाइव करने का भाजपा का जो कार्यक्रम है और जो वो अब कर रहे हैं उसका जरूरत है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन ये हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है। वीरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, बल्कि जेजेपी को निशाने पर लेते हुए जेजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि गठबंधन में है जेजेपी तो गठबंधन के तहत रहे। रिएक्ट क्यों करते हैं? जेजेपी से केवल सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया गया था, अब ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा हो गया है। तो साफ ये कहता हूँ कि ये गठबंधन एक स्थायी सरकार देने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और एक पार्टी का समर्थन लेने से स्टेबिलिटी सरकार में स्थायित्व देने के लिए ये प्रयास था और उस प्रयास में हम सफल रहे हैं। और ये गठबंधन 5 साल तक राज चलाने के लिए था और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर नवंबर में, इसी नवंबर में चुनाव करवाने फिर तो हो गए 5 नहीं तो 4 सही। सर, ये आपने कहा कि मैं खुल के बोलता हूं, लेकिन पार्टी के बाकी नेता इस बाबत नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर जो है दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि मेयर फ्रस्ट्रेशन है कुछ नेताओं की जो हमारे टारगेट कर रहे हैं, बाकी नेता तो बोलते नहीं। फ्रस्ट्रेशन तो कुछ हो ही नहीं सकती। फ्रस्ट्रेशन तो उनको है जो इतने, भाई अगर गठबंधन में हैं रहो, हमारी बात ही मत सुनो। जब हम निकाल देंगे तब पता लग जाएगा, या जब हम ये कहेंगे कि नहीं आप रहोगे तब पता लग जाएगा। Why do you react on our statement? जो मैं कहता हूँ वो जमीनी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की शक्ल में उनका कुछ वोट मिल जाए, उनके पास ही वोट नहीं बचा तो मिलेगा कहाँ? दिग्विजय चौटाला जी कह रहे थे कि बांगर का इलाका हमारे साथ अभी भी। हाँ है, तो वो कल जुलाना में पता लग गया होगा उनको कितना है उनके साथ। उधर वीरेंद्र सिंह पर अजय चौटाला परिवार की ओर से भी लगातार वार किया जा रहा है। ऐसा कोई भी कहता है तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है। जो अपनी पार्टी की लीडरशिप और उसकी दिखाई हुई लाइन से भटक करके कोई भी डायरेक्शन देता है तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है। मेयर फ्रस्ट्रेशन है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का मजबूत है। इसी कड़ी में जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह पर हैसियत को लेकर सवाल खड़ा किया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं क्या, वो उनकी हैसियत क्या है वो अपने आप आंक लें उस बात को। अजय चौटाला ने गठबंधन को लेकर लगाई जा रही अटकलों और बयानों को लेकर एक बार फिर से कहा कि गठबंधन अमित शाह के साथ है। ये गठबंधन दुष्यंत चौटाला और अमित शाह के बीच हुआ था, कोई कुछ भी बयान देता रहे, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने तैयारी कर रहे हैं। संगठन की दृष्टि से पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। अभी हम सहयोगी हैं और गठबंधन में हैं, मिलकर के लड़ेंगे। जो भी पीछे भी लड़े हैं सारे। तो कई बार जो है भाजपा के बड़े नेता कह चुके हैं कि वे हम अलग लड़ेंगे, हमें कई बातें कह चुके हैं, आपके सामने भी आई है। मैंने कल भी स्पष्ट किया था, आज के पेपर्स में छपा भी है, ये गठबंधन जो हुआ था दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी के बीच में हुआ था। इसे तोड़ने का अधिकार भी अमित शाह जी के पास ही है, बाकी कोई कुछ कहते रहो। हरियाणा में सत्ताधारी गठबंधन के अलावा कांग्रेस संगठन को लेकर भी बयानबाजी शिखर पर गई। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी दीपक बाबरिया जहां कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन की चंडीगढ़ में बैठक ली गई, लेकिन बैठक से लेकर बैठक के बाद अब तक वर्चस्व को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। किरण ने कहा कि 3 जिलों में वो और उनकी बेटी बेहद मजबूत हैं, सक्षम हैं। भिवानी, महेंद्रगढ़ से उनकी बेटी ही चुनाव लड़ेगी। हमारा संगठन तो आपने देखा, ऐसा संगठन तो जो है हमारा भिवानी, महेंद्रगढ़ जो हमारे जो 3 जिले हैं, ऐसा संगठन तो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा जो हमारा इतना मजबूत संगठन है। और ये संगठन आगे लेकर जाता है। हम झूठ बोलने वाले लोग करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस के अब कहीं और कुछ होते हो तो मुझे पता नहीं। हरियाणा यहाँ पे भिवानी, महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो ये 3 जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं, यहाँ तो हमारा है। और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को आगे MP देना है और आगे अपने सरकार के अंदर बढ़िया तरीके से सरकार बनाना है। सभी बड़े नेता आप हमें जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, हम सक्षम हैं। राहुल जी का और दूसरों का वो तो उस समय की बात है, लेकिन और तो कोई किसी की हमारे को जरूरत नहीं है। मैं और श्रुति यहाँ पे सक्षम है।
तो किरण ने भिवानी महेंद्रगढ़ से अपनी बेटी के चुनाव लड़ने की एक तरह से घोषणा ही कर दी। ऐसे में कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष देवभान ने कहा, ऐसे ऐलान करने से टिकट नहीं मिलता, टिकट की प्रक्रिया होती है। इतना ही नहीं, किरण के 3 जिलों में अपनी दावेदारी को लेकर भी उदयभान की ओर से तीखा पलटवार किया गया। ठीक है, उन्होंने घोषणा की होगी, लेकिन आपको पता है कि क्या तरीका है टिकट मिलने का। तो पार्लियामेंट जो बोर्ड है जो हमारा CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सेंट्रल हमारा इलेक्शन कमेटी है, पहले प्रदेश से पैनल जाएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, यहाँ से पैनल जाएगा, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा, वहाँ पर जाकर के मोहर लगेगी। तो जिसका भी होगा फैसला, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। अभी अगर कोई कैंडिडेट वो है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है, वो अपने बोल। अल्टीमेटली तो जब समय आएगा वो बताएगा, जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए सबके लिए वोट मांग रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए। हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस पे कांग्रेस पार्टी की टिकट होगी, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, उसी की पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उसके साथ है और उसकी मदद करेगी। ये व्यक्तिवाद की बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सारा हरियाणा सबके लिए खुला हुआ है। 3 जिलों की जो बात कर रही है, उससे पहले तो प्रदेश की बात किया करती थी, अब 3 जिलों पे ही क्यों सीमित हो गई? सारा प्रदेश ही उनका है। साथ ही कांग्रेस के 3 नेताओं रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी ने मिलकर चंडीगढ़ में पहली बार संयुक्त प्रेस वार्ता की। यूं तो बेरोजगारी को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा गया, लेकिन इस प्रेस वार्ता को भूपेंद्र हुड्डा विरोधी माने जाने वाली नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदयभान की ओर से की जा रही घोषणाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा है। घोषणाओं की बात है, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती हैं, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती हैं, कल को मैं भी करने लग जाऊं। लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बने, उसमें चाहे आपका सुझाव है, चाहे उनका सुझाव है, चाहे मेरा सुझाव है, चाहे हमारे किसी भी साथी का या जन का कोई सुझाव, सभी सुझावों को लिया जाएगा। अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो इनके सुझाव सब बीच में मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तब करेंगे उसको। तो इस तरह की बात, देखो, अब मैं जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवारी से काम करें, ये अनुशासन वो बेहतर होता है। ऐसे में कुमारी सैलजा ने जब हुड्डा को लेकर सवाल उठाई तो हुड्डा खेमे से माने जाने वाले रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ही CM होंगे, सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। निचले हुड्डा साहब ने कहा है कि चुनाव में पार्टी टिकटें दे देगी और जिसके साथ वो विधायक वहाँ पर ज्यादा होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। एंड उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। नहीं, वैसी बात नहीं पूछी, मैं किसके साथ हूँ, मैं पार्टी का विधायक। लेकिन पार्टी के दो शक्ति हैं। ये वार पलटवार थमा नहीं। कुमारी सैलजा ने फिर कहा कि जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, चुनाव होंगे, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, सरकार कांग्रेस की होगी और हाँ, सरकार आने पर CM कौन होगा, इस बात का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। देखो, नारे लगाते हैं, लोगों की बात ये नहीं है। मैं इस बात में पूरी तरह से क्लियर हूँ कि मुख्यमंत्री वही बनता है, वही बनेगा जिसको हाईकमांड चाहे, क्योंकि पार्टी होती है और ये पार्टी के फैसले होते हैं और हाईकमांड फैसला करता है। 2024 के चुनावों को लेकर किस तरह मानते हैं? देखो, 24 का चुनाव जो आ रहा है, देश में, प्रदेश में एक बदलाव की हवा है। खास करके अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो लोग तो इंतज़ार में हैं, हर तबका दुखी लोग इंतज़ार में है कि समय आए और हम इस भारतीय जनता पार्टी जज्बा का तख्ता पलटें और कांग्रेस को सत्ता में लाएं। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा यूं तो किसी भी नेता के बयान पर टिप्पणी करने से बचते हैं,
लेकिन इस बार हुड्डा ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से लेकर किरण के बयान को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी डाली है। तेरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे, अब रिपीट होगी। मैं बताया ना, पार्टी फैसला करती है, विधायक सुन के आ जाएंगे, वो फैसला करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। अगर बहुमत मेरे साथ होगा तो मेरे को बनाएगी पार्टी, बहुमत तेरे साथ होगा तेरे को बना देगी। क्या बात है इसमें? ऐसा है, ये तो राजनीति का असूल है। जो आता लगता है उस पर ही होता है, जिसका आना ही नहीं उसका कौन नाम लेगा भाई। तो 2024 में कांग्रेस को जो आता लगता है ना, राजनीति का ये बेसिक असूल है। जो आता दिखेगा उसी की चर्चा होगी भाई, कि कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस के पक्ष में आवाज चली। हाँ, कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी 2024 में। कांग्रेस के पक्ष में आवाज चलनी शुरू लोगों के बीच में। कांग्रेस के पक्ष में लोग मन बना चुके हैं। 2024 में कौन सी सरकार बनेगी, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी संगठन कब तक तैयार हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसके लिए चर्चा हुई है? चर्चा हुई सर इसके लिए जो हाँ हुई है, पार्टी फैसला करेगी। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, कोई बयान दे रहा है फलाना वहाँ से लड़ेगा, फलाना लड़ेगा। लोकसभा का सवाल है, ना तो मैं किसी का कह सकता ये लड़ेगा, ना किरण चौधरी जी कह सकते हैं ये लड़ेंगे। पार्टी का असूल है कि भाई पार्टी फैसला करती है। जो पार्टी में पीसीसी है उसकी कमेटी होती है, वो पैनल बनाती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चर्चा करती है और हाईकमांड मोहर लगाती है। आज के दिन कोई नहीं कहता, तो कोई भी नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता कौन लड़ेगा। नहीं, दीपेंद्र के बारे में पूछा था, मैं नहीं कह सकता ये मैं नहीं कह सकता ना। वो तो वो उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवारी जताएंगे अपनी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने 2019 में पार्टी की हार की वजह टिकट वितरण की खामियों को भी माना है। क्या स्थिति थी, ये कहां से कहां पहुंचे थे, केवल 4000 वोट का फर्क था। ये नहीं, अब लोगों के मन की वो नहीं थी, लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों का मन बना हुआ था, कहीं रही होगी तो हमारी कमी रही होगी, चाहे टिकट वितरण में रही हो चाहे और कहीं रही हो। लोगों की तरफ से तो ये सरकार चलती कर दी थी लोगों। 4000 वोटों का फर्क था। सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस होती, केवल 4000 वोट और चांस फैक्टर था, मतलब चांस फैक्टर। हाँ, मतलब 500 से हार गया, 700 से हार गया। इस प्रकार से 4000 वोट और आ जाती कांग्रेस की अलग अलग सीटों पर, तो हमारी सिंगल लार्जेस्ट थी। और 44,000 वोट और आ जाती, जहाँ करोड़ों वोट पड़ी हैं, वहाँ जो फिर हमारी मेजोरिटी आ जानी थी। तो अब की बार टिकट वितरण को अब की बार ठीक ठाक होगा। हाँ, होना चाहिए। कोई एक आध बार रह जाता तो मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से कमी रही है, होती है, हर पार्टी में होती है। अब कांग्रेस में बयानबाजी हो रही है तो कांग्रेस के विरोधी दलों को कांग्रेस को घेरने का मौका फिर मिल गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि इनको ये तक नहीं पता है कि इनका नेता कौन है। साथ ही अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा पर झूठ बोलने के भी आरोप लगा दिए हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब उनकी अध्यक्षा कह रही है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना कोई मैनिफेस्टो बनाया है, तो लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हुड्डा साहब दिन रात झूठ बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अभी तो यही तय नहीं है कि इनका लीडर कौन है, और कांग्रेस की तो सरकार आने वाली भी नहीं है। लोगों को इन्होंने झूठे ही वादे कर रहे हैं, पर हुड्डा साहब तो शरेआम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इनका भी महाराष्ट्र वाला हाल है। आप देख ही रहे हो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो ना कपास जुलोहा लट्ठम लट्ठा, कुछ अल्ले पल्ले तो है नहीं। तो अपने सपने ले रहे हैं, सपने लेते रहें, सपनों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। कांग्रेस के अलावा चौटाला परिवार में भी बयानबाजी का दौर चरम पर है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने जेजेपी को ताऊ देवीलाल के नाम पर कलंक करार दिया है। भाई अजय चौटाला को अच्छे डॉक्टर से उपचार करवाने की नसीहत दे डाली है। तो जेजेपी नेता दिग्विजय ने अपने चाचा अभय पर निशाना साधा और उनके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। स्वभाव में परिवर्तन लाने की नसीहत भी दे डाली गई। हैरानी होती है अजय सिंह जी के एक बयान को सुन के। रोज जहां भी जाता है किसी गांव में, प्रेस के सामने एक ही बयान देता है, हमने एक थी इनेलो, कल को लोग ये कहेंगे। फिर ये कहता है हमने झंडा भी छोड़ दिया, डंडा भी दे दिया। डंडा तुमने लोगों के दे दिया। अब
अब तुम्हारी लोग तसल्ली करा देंगे, अब थारा बैम काट देंगे। फिर कहते हैं एमएलए भी सारे छोड़ दिए। जब कजरो तुम ही भाग गए तो एमएलए बेचारे कहाँ रहेंगे? सब सारा गंद करने वाले तुम हो। तुम्हारी वजह से आज हरियाणा प्रदेश के लोग जो है 5 साल पीछे चले गए। इसके जिम्मेवार ये है। अब लोग इनको सबक सिखाएंगे। अजय सिंह को मुझे लगता है किसी हॉस्पिटल में जा करके अच्छे से डॉक्टरों को दिखाएं। अभय सिंह चौटाला जी को पहले अपने पार्टी के हालात के बारे में जानना चाहिए और वो हरियाणा में परिवर्तन से पहले उन्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए, उन्हें अपने गुस्से में परिवर्तन करना चाहिए। वो हर बात पे आग बबूला हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी कभी तो मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस से अलायंस करने की बहकी बातें करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को एक तरफ गालियां देते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से ही अलायंस की बात करते हैं। तो वो मेरे हिसाब से राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन उनकी चरम सीमा पर आ चुकी है और वो बेसुध हो चुके हैं। उनको यही नहीं पता कि वो कहां कब क्या बोल जाए। साथ ही चाचा अभय के अलावा दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को मतलब का यार कहा है और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या उदय भान इनमें से कोई भी जेल जाए। वो जिस पार्टी से आते हैं, आप उदय भान जी से ये पूछो भाई, वो चौधरी देवीलाल के लगाए हुए पौध थे। चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़ के चले और जननायक की पार्टी के बारे में इस तरह का विचार करना, उनके बारे में सोचना, जहां से चले थे, इसका मतलब तो वो अपनी रूट्स को भूल गए, उन पे किए हुए एहसानों को भूल गए। अब हुड्डा की थाली में खाना खाना चाहते हैं। हुड्डा तो बहुत मतलब के यार हैं, पता नहीं कब धोखा दे दें। उदय भान कहते हैं कि यदि हमारी पार्टी जो है वो सत्ता में आती है तो हम जेजेपी पे ईडी और तमाम चीजों करिए, बिल्कुल, कौन रोक सकता है? अगर वो सत्ता में आएंगे तो उनको कौन रोक सकता है? हुड्डा जी ने तो किया ही ना, पीछे मेरे पिता दादा को 10-10 साल की कैद की झूठे मुकदमों में। उदय भान की भी यही सोच है, दीपेंद्र हुड्डा की भी यही सोच है, दिखाता है उनकी सोच को। हमारी ऐसी सोच नहीं। भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, उदय भान को जेल नहीं होनी चाहिए। जेल बड़ी मुश्किल है काटनी, और कांग्रेसी बहुत पतली चमड़ी के हैं, इनसे जेल की सलाखें और वहां के हालातों का सामना नहीं कर सकते। चलिए, सियासी तड़का में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।